हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, फिर हम इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे उनके लॉज हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम, ये पढ़ेंगे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है ये देखेंगे हम। एंड केमिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखा जाता है किसी कंपाउंड के लिए वो हम देखेंगे। साथ में ही जो मॉलिक्यूलर मास है और मोल कंसेप्ट है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने अब तक जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें क्या है, मैटर था। ठीक है, तो मैटर के बारे में देखा था और दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए मैटर होता क्या है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है और जो कुछ स्पेस जो है ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो क्या है, मैटर है। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सभी क्या है, मैटर होते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है हमारा, सॉलिड है, ये मैटर है। तो इसका मास भी है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है और ये स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, डस्टर, डस्टर भी हमारा क्या है, एक मैटर है। ठीक है, मार्कर, ये भी मैटर है। एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मैटर था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं मार्कर का। ठीक है, मार्कर क्या है, उसका कोई ना कोई मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इस मैटर को, ये मैटर है हमारा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मैटर जो है, मैटर को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो मैटर है वो तुमसे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइंटिस्ट ने देखा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, जिनको मॉलिक्यूल्स कहा गया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो वैसे वैसे साइंटिस्ट ने देखा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी फर्दर जो है छोटे पार्टिकल्स में, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, स्मॉलेस्ट यूनिट में हम दो मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं और उनको क्या कहा जाता है, एटम्स। ठीक है, और एटम्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने जो है एटम्स की डिस्कवरी की थी क्योंकि उन्होंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स को हम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं और उनको जॉन डाल्टन ने क्या बोला, एटम्स बोला था। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हिंदी में कहा जाता है परमाणु। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है परमाणु और एटम्स को कहा जाता है अणु। ठीक है, तो एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर। ठीक है, तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। फिर देखा गया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है इनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जिनको मॉलिक्यूल्स कहा गया। फिर मॉलिक्यूल्स को भी और भी स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड किया गया और उनको कहा गया एटम्स। ठीक है, आज के टाइम में क्या है कि जो एटम्स हैं उसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बता सकते हैं। तो एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना इसके बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस टॉपिक का क्या मतलब है, तो क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, क्या इसके लाभ हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं एक्चुअली केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, देखो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे अगर हम गर्मियों की बात करें तो अगर हम गर्मियों में क्या करते हैं, दूध को, ठीक है, अगर हम दूध को रख देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो जो दूध है हमारा वो स्पॉइल हो जाएगा, यानी कि स्पॉइल ऑफ
मिल गया वो, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है सराउंडिंग के साथ ग्रुप की, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो भी रिएक्शन हुई है, तो उस रिएक्शन में हमने देखना है कि मान लो हमारा, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई ए था, ठीक है, ए प्रोडक्ट था, और जो ए रिएक्टेंट था उससे हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब ए यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो है वो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो भी हमारे सराउंडिंग में केमिकल चेंज होते हैं वो चेंज जो है लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो लॉज होते हैं, उन लॉज को कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सेकंड इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इन लॉज का मतलब क्या है कि जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है तो उस टाइम पे क्या है, इन तीनों लॉज को फॉलो किया जाएगा। अगर वो रिएक्शन जो है इन तीनों लॉज को फॉलो नहीं करती है तो वो रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जो पॉसिबल है, जो हो रही है हमारे सराउंडिंग में, तो वो रिएक्शन जो है इन तीनों लॉज को फॉलो करेगी, और इन लॉज को क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि जो मास जितना हमारा रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में भी हमारा उतना ही मास होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे हमने स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क देखा, ठीक है। तो जब हमारा मिल्क स्पॉइल हो रहा है, क्या मिल्क जितना वेट था मिल्क का, तो स्पॉइल होने के बाद भी मिल्क का वेट तो उतना ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। तो वो रिएक्शन पॉसिबल है वहाँ पे। तो वो रिएक्शन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन तीनों जो लॉज हैं इनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, फिर हम स्टडी करेंगे इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, देन वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये जो लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास का, किसने दिया था, साइंटिस्ट लेवोइजर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोइजर साइंटिस्ट ने दिया था। और जो ये साइंटिस्ट है लेवोइजर, ये कौन है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोइजर, लेवोइजर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवोइजर, और इन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, ठीक है। उसके बाद जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये क्या करता है, इट रेफर्स टू द टोटल मास इन द केमिकल रिएक्शंस। तो ये किस बारे में बताता है, इसके बारे में डिस्कस करता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो टोटल मास है उसका क्या हो रहा है, वो उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। ठीक क्या कहता है, नो डिटेक्टेबल चेंज इन द टोटल मास अकर्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो कोई भी डिटेक्टेबल चेंज जो है टोटल मास में नहीं मिलता, यानी कि जो टोटल मास स्टार्टिंग में था रिएक्टेंट्स का वो ही मास नहीं मिलता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो उसमें कोई भी डिटेक्टेबल चेंज नहीं मिलता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसमें ना तो कोई मास ऐड होगा और ना ही उसमें से कोई मास जो है सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। जो मास हम स्टार्टिंग मटेरियल्स का यानी कि रिएक्टेंट्स का लेकर चले हैं वही हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है, ठीक है। तो जो लॉ है क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या है, स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। जब कभी कोई भी आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछता है तो आपने ये स्टेटमेंट बतानी है क्या, कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी
destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं क्या, इन ए केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उनका टोटल मास जो है इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं उनका जो टोटल मास होता है वो इक्वल होगा किसके, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो भी प्रोडक्ट बना है उसके टोटल मास के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स का मास है इज इक्वल टू, वो बराबर होगा किसके, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार से रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अंतर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये किसने दिया है, सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना इसमें कि जो इट इज गिवन बाय लेवोइजर। ठीक है, ये किसने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोइजर ने दिया है, और लेवोइजर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ये कि द फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है, लेवोइजर को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। ठीक है, दूसरा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये इसके बारे में हमें बताता है, जो टोटल मास जो है केमिकल रिएक्शन में उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, नो डिटेक्टेबल चेंज इन द टोटल मास अकर्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मींस क्या है, जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे वहां पे ना कोई भी चेंज नहीं होता मास में। ठीक है, हम डिटेक्ट अगर करना चाहें तो मास में कोई भी चेंज नहीं होता, नो डिटेक्टेबल चेंज इन द टोटल मास ऑफ द अकर्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। स्टेटमेंट, इसमें हमें क्या स्टेटमेंट देनी है, क्या स्टेट करना है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मींस मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा एज इट इज। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं हमारे रिएक्टिव सब्सटेंसेस, बट उनका मास जो है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इट स्टेट्स दैट इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उनका जो टोटल मास है इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके टोटल मास के इक्वल होता है। दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स का जो मास है इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने समझ लिया, उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब हम इसको जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 4.09 ग्राम ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन produces 15 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द ओनली प्रोडक्ट। क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें क्या है, बर्निंग हो रही है किसकी, कार्बन की, और कार्बन कितना बर्न कर रहा है, 4.09 ग्राम, यानी कि 4.09 ग्राम कार्बन का जो है वो बर्न कर रहा है, और किसमें बर्न कर रहा है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और वहां से प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो 15 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज द ओनली प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन की बर्निंग हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एज द ओनली प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस रिएक्शन को 1 मिनट के लिए लिख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, इसकी क्या कहा है, बर्निंग हो रही है, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन की बर्निंग है, किसकी प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहां से हमें मिल क्या रहा है, दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि बर्निंग ऑफ कार्बन हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मिल रही है एज द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है ना कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो उसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हमारे रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा ये है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब बर्निंग ऑफ कार्बन, अब यहाँ पे दिया हुआ हमें कि कार्बन कितना बर्न कर रहा है, 4.09 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4.09 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें नहीं पता, फिर बताया नहीं कि ऑक्सीजन कितना यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या आगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मस्ट हैव रिएक्टेड, यानी कि ऑक्सीजन कितना ग्राम यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे दिया नहीं है तो हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो हम ऑक्सीजन का मान लेते हैं कि x ग्राम जो है रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन था जिसका मास 4.09 ग्राम दे रखा था, और ऑक्सीजन का मास हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ऑक्सीजन हमारा x ग्राम रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना प्रोड्यूस हुआ था वो 450 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, हमने लिख दिया दिस इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट हमारा केवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, 15 ग्राम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 4.09 ग्राम है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू है 15 माइनस 4.09 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाता है हमारे पास, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 10.91 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है बीन रिएक्टिव, ये हमारा क्या आ जाता है आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके इस एग्जांपल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या कह रहा था एग्जांपल की, जो कंप्लीट बर्निंग बोल रहा था ये 4.09 ग्राम ऑफ कार्बन की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो हमें 15 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द ओनली प्रोडक्ट। ये ओनली प्रोडक्ट बताता है कि सिर्फ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोडक्ट बना है, वो टोटल 15 ग्राम बना है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था कि कितने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट हुई इस रिएक्शन में। ठीक है, तो हमने किसका यूज किया, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज किया, जो क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट में किस का मास आएगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का। कार्बन का मास ऑलरेडी गिवन है 4.09 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने मान लिया कि वो x ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें कितना प्रोड्यूस हुआ है, 15 ग्राम। ठीक है, तो ये केमिकल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई थी सिंपल। यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम इसको 4.09 ग्राम को राइट साइड में ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10.91 ग्राम, यानी कि कितने ऑक्सीजन 10.91 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से समझने के लिए। क्या कहता है ये एग्जांपल, स्टेटमेंट देखो, इफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CO। ठीक है, show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन की गई, एक केमिकल रिएक्शन देखी गई। क्या ऑब्जर्वेशन थी कि हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया 10 ग्राम। ठीक है, उसको हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इसका मास कितना है 4.4 ग्राम, एंड कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है जिसका मास कितना है 5.6 ग्राम। अब हमें इस ऑब्जर्वेशन को देखकर ये बताना है कि क्या ये ऑब्जर्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ एग्रीमेंट में है, यानी कि क्या ये ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है।
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं हम इस न्यूमेरिकल का क्या है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of the product, total mass of product। जो भी हमारी रिएक्शन है ऑब्जर्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट है उनका टोटल मास किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने देखना है रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। देखो इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, यानी कि हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और वो हमें फर्दर क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और CaO। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 कितना लिया हमने 10 ग्राम, ठीक है। ये हमें क्या दे रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने पर हमें हम क्या कर रहे हैं, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, उसको हमने हीट किया है और हीट करने पर ये हमें क्या दे रहा है, 4.4 ग्राम दे रहे हैं इसके कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिल रहा है, 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, मींस मास ऑफ हमें कैल्शियम कार्बोनेट बताना कितना दिया है, हमें 10 ग्राम दिया है, ठीक है। और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना दिया हुआ है, 4.4 ग्राम, ठीक है, प्लस मास ऑफ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया हुआ है हमें 5.6 ग्राम। जब हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल कितना बन जाता है, ये बनता है हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर mass of reactant is equal to है mass of product, ठीक है। तो हमारे इस ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। कैसे, क्योंकि हमने जो मास ऑफ रिएक्टेंट देखा वो कितना था हमारे पास 10 ग्राम। जब हमने मास ऑफ प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया तो वो भी हमारे पास कितना आया है, 10 ग्राम। इट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब क्या है, जो ये ऑब्जर्वेशन है वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, thus this observation is in agreement with the law of conservation of mass, ठीक है। तो यानी कि अब उन्होंने क्या पूछा था कि क्या ये ऑब्जर्वेशन जो है एग्रीमेंट में है, यस दिस इज एन एग्रीमेंट, और हमने शो भी कर दिया है ये मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बुक में, तो हम जैसे जैसे जो उनको सोल्व करेंगे तो हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा हम एग्जांपल्स न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा हम कंसेप्ट पर अपनी क्लैरिटी बना सकते हैं, उतने ज़्यादा हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है।
तो आप सब लोग जो है इन सभी को न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वो हम आपको जल्द से जल्द सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। और आप जो है इन सभी टॉपिक्स को अपने सिलेबस को सीरियसली कवर करें वीडियोस देखकर, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और स्ट्रिक्टली आप इन वीडियो को फॉलो करें, देखें और अपना सिलेबस कवर करें।